हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर लेक्चर 2 कवर कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। अगर उससे पहले आप नहीं देखे होंगे तो पहले क्या कीजिए, उसे कवर कर लीजिए, इसके बाद आज की क्लास में एंट्री लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका पीछे का क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्लास 9 का यूपी बोर्ड का हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम लोग बेसिक सी बातें की हुई थी और उसमें कुछ हमने कवर भी किया था कि कोशिका खोज किसने की थी, कोशिका खोज कैसे हुआ, उस पर कोशिका का सिद्धांत किसने, कौन कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है, तो ये सब कवर कर चुके हैं, तो उससे पहले क्लियर करिए। चलिए आज का लेक्चर हम लोग कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, कोशिका के बारे में हमने आपको बता दिया कि सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली अगर हम बात करें संख्या के आधार पर, कौन चीज, अगर सजीव, अगर हमारे पास सजीव कोशिका है, ठीक है, कौन सी है, सजीव कोशिका। ठीक है, सजीव कोशिका को अगर हम संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर अगर बांटने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उसको दो भागों में क्या करते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला अभी आप लोग को, जो भी हमारे पास कोशिका है, सजीव शरीर की एक कोशिका ले लेते हैं। ठीक है, उस कोशिका को संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो उसको कितने आधार पर बांट सकते हैं, मतलब कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, एक हमने क्या बोला आपको, एक कोशिकीय, एक क्या बोला हमने, बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर और ही मल्टी सेलुलर। यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। और ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुकोशिकीय। जैसे जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, हमारा एक कोशिकीय जीव के होते हैं। अगर वही बहुकोशिकीय की बात करें, जैसे कि मनुष्य हो गया, जंतु आप बड़े बड़े देखते हो सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होगा वो भी का एक कोशिकीय जीव है आपका। ठीक है, तो हमने कोशिका के आधार पर जब संख्या के, देखिए सजीव शरीर की कोशिका की संख्या के आधार पर, यानी कितनी मान लीजिए कोई जीव बना, कितनी संख्याओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना है, या तो ये तो एक सिंगल से बन के बना होगा, या तो बहुत सारे से मिलकर बना होगा। अरे जहां दो से अधिक बना यानी कि बहुत सारे से मिलकर बना, तो जितने दो से ज्यादा बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। अगर एक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक कोशिका से मिलके कौन सी बना होता है, एक कोशिकीय जो लिखेंगे, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव का होता है, बोलेंगे एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। ठीक है, और जैसे हमारे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारा हो जाएगा अमीबा, आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका पैरामीशियम हो जाएगा। ये सब हमारे कौन से, एक कोशिकीय कौन से है, जीव है। ठीक है, अगर वही बहुकोशिकीय की अगर बात करते हैं तो लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कोशिका से, कोशिका से मिलकर बना होता है, बना होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुकोशिकीय बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे में उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हो गया हमारा मनुष्य हो गया, चाहे हम लोग मनुष्य का लिख सकते हैं, जंतु लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जंतु प्लस क्या लिख सकते हैं, पादप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पादप। यानी कि जितने भी जानवर पाए जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, जंतु में आ जाएंगे, और जितने पेड़ पौधे पाए जाएंगे उसमें किस में आ जाएंगे, पादप में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका जंतु और पादप ये किस, कैसा कोशिकाओं से बन के बनता है, बहुकोशिकीय। ठीक है, और जो इनका पादप जंतु होगा और जंतु, ठीक है, जंतु जीव होगा, वो सब किससे मिलकर बना होगा, बहुकोशिकीय से। वही अगर अमीबा पैरामीशियम एक प्रकार के जीव है, ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि कोशिकाओं के मतलब जो भी जीव है, ठीक है, अगर संख्या के आधार पर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना, तो यहाँ से हमने दो डिवाइड कर दिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं बहुकोशिकीय तो जंतु और पादप होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए तो इसको
आगे इंटरलिंक करते हैं। अब हमने समझ लिया संख्या के भी आधार पर। तो अब हम यहाँ से आपसे अभी टॉपिक से स्टार्ट होता है आप लोग का कि कोशिका के अंदर क्या क्या कोशिकांग पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से हमने देखा एक कोश के जीव भी पाया जा रहा है, यानी कि देखिए मान लीजिए कोशिका हो गया, कौन सी हो गया, कोशिका। तो मान लीजिए अमीबा हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा। तो जो इसका शरीर होगा ये एक कोशिका से मिलकर बना होगा ना, तो इसमें ऐसे सब फैसिलिटी पाई जाएगा कि ये क्या हो, जीवित रह सके, क्या रह सके, जीवित। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसी के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। या एक कोश की जीव हो या बहु कोश की जीव हो, सबके अंदर कोशिकांग जो पाया जाता है, उसके अंदर जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं सब में क्या होते हैं, समान होते हैं, कुछ हल्का डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतम क्या होता है, सब कुछ आपका एक कोश की बहु कोश की में अधिकतम समानताएं देखने को मिलती है, ठीक है। और अदर बात करते हैं पादप की, कौन सी बात करते हैं, पादप की, किसकी, पादप की और जंतु की, किसकी, जंतु की। तो पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका उसमें भी क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि हमारा जो कोशिका यानी कि हमारा शरीर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन पेड़ पौधे का जो शरीर देखेंगे ना तो थोड़ा कड़ा होता है, ठीक है। तो उनका वो भी कोशिकाओं से, पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने, हम भी किससे मिलकर बने, कोशिकाओं से मिलकर बने, ठीक है। तो बेसिकली हल्का सा इसमें भी डिफरेंस होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ओवरव्यू सब पादप और जंतु को मिला के ओवरव्यू देखेंगे कि जो भी कोशिका पाई जाती है तो कोशिका के कौन कौन से अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक। फिर लास्ट में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया इतना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने बोला कि अमीबा जो होता है क्या होता है, एक कोश की जीव होता है। कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग पाए जाते होंगे तभी तो इसको जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यह कर सकते हैं कि एक कोशिका भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग हेडिंग डालेंगे कोशिका, कोशिका के भाग, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कोशिका के, कोशिका के भाग, यानी कि कोशिका के अंदर देखेंगे क्या क्या कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग पहले देखिए, मान लीजिए एक ओवरव्यू की अगर बात करते हैं, इसके बाद एक बेसिकली आपको पहले बताते हैं कोशिका कैसे दिखता है, ठीक है। उसमें क्या क्या हल्का सा बेसिक बताते हैं, इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सुनिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। मान लीजिए कोशिका ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक हमारा कौन सी कोशिका है, सपोज करते हैं हमारी कौन सी एक कोशिका है, ठीक है। इसे क्या लिख देते हैं हम लोग, कोशिका। इंग्लिश में बोला जाता है सेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेल। इस कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक, जो कि पूरे कोश, देखिए ओवरव्यू बता रहे हैं, एक एक करके सारा बताएंगे कि केंद्रक क्या होता है, इसमें जो जो कोशिका है सब बताया जाएगा। देखिए एक ओवरव्यू बता रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, एक हमारा कौन सी था, एक जो ये गोलाकार, इसको क्या बोल दिया मैंने, कोशिका बोल दिया, क्या बोल दिया, कोशिका। तो कोशिका के बीच में कौन सी पाया जाता है, हमारा केंद्रक पाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक। वो क्या होता है, बीचों बीच पाया जाता है, कोशिका क्या पाया जाता है, बीचों, उससे क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कोशिका होता है इसमें दो लेयर होता है, कितने लेयर होते हैं, दो। ये बाहर वाला जो परत है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। और यही जो अंदर का एक मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा एक कोशिका थी, ठीक है, उस कोशिका के अंदर वाले लेयर को हमने क्या बोला, कोशिका झिल्ली बोला। और एक एक और ऊपर लेयर बना तो उसे हमने क्या बोला, कोशिका भित्ति बोला, ठीक है। बीच में हमारा कौन सी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक। अगर इस केंद्रक की बात करें तो इसमें हम जानते हैं केंद्रक की बात करते हैं, इसमें डीएनए और प्लस कौन सी पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए प्लस का पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर, ठीक है। और उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन बनाने वाले उसमें वो भी पाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कौन सी माइट्रोकांडिया, ये कौन सी है, मान लीजिए माइट्रोकांडिया है आपका, ठीक है। ऐसे मान लीजिए राइबोसोम, यानी कि इसमें सब कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसे कुछ जीव द्रव पाया जाता है, लिक्विड लाइक का, क्या पाया जाता है, लिक्विड लाइक का। तो ये आपका कौन सा होता है, मान लीजिए जीव द्रव है या कोशिका द्रव बोल सकते हैं, कौन सी बोल सकते हैं, कोशिका, कोशिका द्रव, ठीक है। ये इसमें कुल कोशिका द्रव पाए जाते हैं, इसमें और क्या पाए जाते हैं, आपके कोशिकांग कुछ क्या होते हैं, पाए जाते हैं,
ठीक है। तो ये आपका वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो गया, इससे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, एक एक करके हम बताएंगे। बस एक ओवरव्यू आप लोग को बताएंगे कि कैसा कोशिका दिखता है। ठीक है, तो इस आकार का आपका क्या दिखता है, कोशिका दिखता है। अब एक एक करके उसमें डिटेल में हम लोग समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, मतलब बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं बेसिकली। तो सबका कार्य फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा देखिए जो शरीर है, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हृदय का कार्य अलग है, लीवर का कार्य अलग है, स्टमक का कार्य अलग है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का कार्य अलग है। यानी कि जो हमारा शरीर है, इतना का हमारा शरीर है, इसमें ये बॉडी का जो फंक्शन है का अलग अलग कार्य है ना। इसी तरह एक कोशिका के अंदर भी इसी तरह फंक्शन, यानी कि हर एक कार्य का होता है डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। ये कार्य ये मतलब कोई कार्य यही करेगा तो सिर्फ वही, मान लीजिए कोई सामान ले जाने लाना है तो वो ले जाएगा, कुछ चीज बनाना है तो वो बनेगा, किसी चीज को तोड़ना है तो वो तोड़ेगा, किसी चीज को मारना है तो वो मारेगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, सबका कार्य का होता है अलग अलग बटा होता है। ठीक है, इसलिए एक जीवित है, एक कोशिका भी क्या है, जीवित है। जैसे कि हमारा एक शरीर है, हम भी क्या है, जीवित है। हमारा भी फंक्शन सारा हो रहा है ना। एक बड़ी मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश की जीव है हम, बहुकोश की जीव पर हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। इसी तरह हर एक कोशिका में सारा फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप आप पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से पहले हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। पहले हम समझेंगे आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि पहले कोशिका को बाहर से देखा जाता है। ठीक है, कोई भी कोशिका हो, ठीक है, तो कोशिका को देखिए, बोले ना पादप जंतु कोशिका, पादप कोशिका का होती है अलग अलग होती है, एक ओवरव्यू बता रहे हैं। तो पहले अगर हम कोशिका को देखते हैं, पहला पॉइंट बनाएंगे कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, तो जब हमने क्या बोला कि शरीर मतलब एक कोशिका ले, एक कोशिका को बाहर से मैंने देखा, कहाँ देखा, बाहर से देखा है, तब पहला लेयर दिखा कौन सा हम लोग का, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल वॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। मान लीजिए हमारा कोशिका है, ये कौन सा हमारा कोशिका है। इस कोशिका का जब मैंने आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहर से देखा, इसी को ये केंद्रक हो गया हमारा। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, कोशिका भित्ति बोला। बेसिकली क्या बोला हमने, कोशिका भित्ति बोला। क्या बोला गया, कोशिका भित्ति। बीच में हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति है, ये किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें किस चीज का बना होता है, तो किसका बना होता है, हमारा सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, हमारा सेलुलोज का बना होता है। ये जो आउटर में ये देख रहे हैं बाहरी का, ये जो आवरण बना है, ये किस चीज का बना है, हमारा सेलुलोज का। किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। ठीक है, अगर बात करते हैं प्लांट में, देखिए जो सेलुलोज होता है किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में। किसमें, एनिमल्स यानी कि जंतु में क्या होता है, यह नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है, कौन चीज पाया जाता है, कौन चीज पाया जाता है, सेलुलोज। पूछा जाएगा कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो सेलुलोज, सॉरी, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट में। लेकिन एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यानी कि जो भी एनिमल यानी कि जंतु की जो भी कोशिकाएं होंगी, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन बाहरी परत होगा, वो उसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। लेकिन हमने बोला कि जो प्लांट यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जब उसका कोई कोशिका लेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो पहला परत क्या दिखेगा, कोशिका भित्ति। लेकिन जब एनिमल का कोई जंतु या जानवर का कोई कोशिका लेके जब बाहर से सीन करेंगे तो कोशिका भित्ति नहीं दिखती है। क्या दिखती है, आगे हम बता रहे हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोशिका भित्ति नहीं दिखती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में क्या होती है, उपस्थित होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, अनुपस्थित, यानी कि क्या होता है, अब्सेंट होता है। और दूसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। इतना ही आपको पॉइंट क्या करना, याद करके रखना है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड यहाँ से डालेंगे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सी है, प्लाज्मा झिल्ली। तो हमने क्या बोला कि हमारा एक कोशिका है, इस कोशिका ये हमारा कौन सा केंद्र, इसमें एक और लेयर हो गया, कौन सा हो गया, एक और लेयर। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम लोग कौन सी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कोशिका
झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, अब बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये बाहरी परत को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। और वही अगर अंदर की लेयर की बात करते हैं, कोशिका क्या बोला जाता है? झिल्ली। जब हम बोले कि जब हम प्लांट का कौन चीज ले लेते हैं, फिर से प्लांट का एक पौधे का एक कोशिका ले लेते हैं। जब बाहर से सीन करेंगे तो क्या दिखेगा? कोशिका भित्ति। और थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो क्या दिखेगी? कोशिका झिल्ली। बात खत्म। किसका देखें? प्लांट। अब एनिमल का देखते हैं। जब एनिमल का कोशिका लेके देखेंगे, जब ऊपर से जूम करके देखा जाएगा, कोशिका भित्ति दिखबे नहीं करेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ कोशिका झिल्ली दिखेगा। क्या दिखेगा? कोशिका झिल्ली। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पादप प्लस जंतु की कोशिका में पाई जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पादप होगा और जंतु होगा, उन दोनों में कौन सी पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। और वही अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। लेकिन कोशिका झिल्ली की अगर बात करते हैं तो दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोनों में। अगर ये पूछा जाए कि यार भैया क्यों पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में पाया जा रहा है दो दो को लेयर, आप जंतुओं में एक ही लेयर पाया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब देखिए जैसे कि जानवर हो गया, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऊपर से पहन लेते हैं, ठंडी लगती है तो कुछ पहन लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपना प्रोटेक्शन कर ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन अपना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्हें उनको दो लेयर दिया गया है। देखेंगे ना, जो कोई भी पौधा तो उसका ऊपर का लेयर का होता है कड़ा होता है, एकदम हार्ड पार्ट होता है। और जब उसको हल्का सा हटा के देखेंगे, नीचे का होता है सॉफ्ट पार्ट होता है। जो कड़ा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो हल्का उसको हटा के हल्का जो मुलायम पार्ट होता है वो कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। हम लोग का शरीर देखें तो मुलायम होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और जो कड़ा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो मैक्सिमम किसमें आपको दिखने को मिलता है? पेड़ पौधे में ज्यादातर। सबका देखेंगे तो जो ऊपर का लेयर होता है क्या होता है? कड़ा। हल्का सा छील दीजिए उसको, अंदर का लेयर देखेंगे तो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो उसमें दो लेयर पाए जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। वो तो हमारे लिए कपड़ा तो पहन नहीं सकते प्रोटेक्शन के लिए अपना, तो वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? उनके पास दो लेयर होता है, लेकिन हम लोग के पास क्या होता है? सिंगल लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने दो पॉइंट क्लियर किया गया, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, इसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। फंक्शन यही है आपका प्रोटेक्शन के लिए। कौन से? अब मान लीजिए कोई आया, अब बिन बताए घुस जाएगा, बिन बताए निकल जाएगा तो बड़ी दिक्कत ना होगा। मान लीजिए कोई घर है, कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए दो लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो लेयर। जब तक ये ऑर्डर नहीं देंगे अंदर जाने के लिए, तब तक कोई वस्तु अंदर नहीं जाएगी, या कोई जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कोई वस्तु इसमें से मटेरियल यानी कि बाहर नहीं जाएगा ना अंदर आएगा। ये क्या कहते हैं? गार्ड सेल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? गार्ड सेल की तरह। जब जब परमिशन देंगे तभी कोई वस्तु अंदर आएगी या कोई मटेरियल अंदर आएगा, जब भी परमिशन देंगे तब कोई वस्तु यानी कि मटेरियल क्या हो जाएगी? बाहर जाएगी। तो इनका फंक्शन कौन सी होता है? गार्ड सेल की तरह कार्य करता है, यानी कि रक्षा देने का कार्य करते हैं। इसमें जितने कोशिकांग पाए जाते हैं बाहर न चले जाएं, इनको अंदर ही पैकेज, जैसे कि पॉलिथीन देखते हैं, कभी भी जाते हैं मार्केट में सब्जी वब्जी लाने, तो उसमें क्या करा जाता है? जितने भी कोई सामान लेते हैं उसे पॉलिथीन में रख दिया जाता है। ज़्यादा वजन हो जाता है तो एक और पॉलिथीन ऊपर से लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से जितने भी सामान उसमें रख रहे हैं तो नीचे ना गिरे इसलिए क्या ले रहे हैं? पॉलिथीन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें से भी कोशिकांग कहीं बाहर ना चला जाए या बाहर से कोई कुछ उल्टा सीधा सामान ना आ जाए, इसलिए क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। तो यहाँ का आपको फंक्शन भी समझ में आ गया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का कौन सी है? फंक्शन है। ठीक है, इतने राइट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं केंद्रक के बारे में। ठीक है, क्योंकि ऊपर का जब लेयर हमने देखा तो दो ही लेयर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब फिर मैंने आप लोग को बोला था बीचों बीच कौन सी पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो समझ लेते हैं केंद्रक होता क्या है। ठीक, तो थर्ड टॉपिक डालेंगे यहाँ पर केंद्रक के बारे में। ठीक है, डिटेल में एक एक आपको कोशिकांग के बारे में बताया जाएगा, सबका फंक्शन बताया जाएगा। फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, क्योंकि जब एक एक चीज को आप समझेंगे तो अगर इन द केस आगे आके बायोलॉजी पढ़ते हैं आप या तैयारी करते हैं डायरेक्टली, तो इसमें क्या होता है आपको बेसिक चीज़ें आपको जब क्लियर रहेगी तभी आप आगे चलने के लिए मतलब आगे आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब पता चले कि बेसिक चीज़ें नहीं आती है तो आगे कुछ समझ में आता होता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? केंद्रक। हेडिंग क्या डालेंगे? केंद्रक। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। यह हमारा कौन सी हो गया? कोशिका होगी। कोशिका के बीचों बीच कौन सी पाया जाता है? हमारा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो इसका केंद्रक खोज जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कोशिका, मतलब कोशिका के जो अंदर केंद्रक पाया जाता है उसका क्या किया था? खोज। तो पूछा जाता है केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर वही पूछा जाए केंद्र मतलब सॉरी कोशिका का किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। वो भी कैसी कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। अगर वही बात करते हैं जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूएन हॉक ने। अगर वही बोल रहे हैं, जब तक आप पीछे का वीडियो क्लियर नहीं देखेंगे तब तक आपका डाउट रहेगा। ये सब पिछले क्लासेस में आप लोग को समझा दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली बार इस फिर से बोल रहे हैं कि अगर वो क्लियर नहीं किया हो तो उसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोले कि जो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर ये बात करते हैं, देखिए जो कोशिका के कहाँ पाया जा रहा है? बीचों बीच पाया जा रहा है। तो ये किसका कार्य जानते हैं क्या करता है? सब इसके अंदर जितने कोशिकांग पाए जाते हैं सब पर कंट्रोल करके रखता है। सब पर क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, अपना हक जमाए रखता है। इसके बिना कोई पूछ के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। सब पर क्या करता है? कंट्रोल का कार्य करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सबके जो भी इसके अंदर कोशिकांग पाए जाएंगे सब पर नजर रखेगा और सबको क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा। कभी इसके परमिशन के बिना कोई चीज अंदर बाहर या इधर उधर कोई नहीं करेगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? ब्रेन ऑफ सेल। और दूसरी अगर बात करते हैं, इसके अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, अरे अभी एक प्रकार का कोशिकांग है ना है। अरे कोशिका के अंदर जो चीज पाया जाता है सब क्या है? कोशिकांग है। ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग या पार्ट होता है। तो लिखेंगे कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। या बोल सकते हैं कोशिका का सबसे पूछा जाएगा कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को बोलते हैं। या बोल दिया जाएगा कोशिका का सबसे बड़ा भाग, तो क्या बोलेंगे? केंद्रक ही बोला जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें थर्ड पॉइंट की, इस केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है और प्लस क्या पाया जाता है? आरएनए। यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाए जाएंगे। कौन सी पाए जाएंगे? राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। आगे बताएंगे राइबोसोम के बारे में, डिटेल में हमें पढ़ना है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसके इसके अंदर, इस केंद्रक के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं? इंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है? इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? कुछ तरल पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बात की है कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है जो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे चलोगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक अलग से भी पढ़ना है, क्योंकि इसका एक कोशिकांग है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। बस इतना याद रखेंगे। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है और इसमें कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं जो तरल आकार का होते हैं। इनका भी आगे फंक्शन और आगे क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने समझ गया कि केंद्रक को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। कोशिका का होता है सबसे बड़ा भाग भी होता है। ठीक है, और हमने बोला कि केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सब केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया केंद्रक के बारे में कि केंद्रक होता क्या है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा। चलिए तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट डालेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेन टॉपिक आपका यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, पहले पढ़ लेते हैं गुणसूत्र के बारे में, इसके बाद गुणसूत्र। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जब मैं समय ज़्यादा हो गया है जिसके वजह से आज गुणसूत्र तक ही बता रहे हैं। ठीक, इसके आगे देखिए कल की क्लास में हम क्या करेंगे आप लोग को कुछ बोले हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बढ़िया फंक्शन, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हमें यह पता चलता है कि हमारे जो भी शरीर में एनर्जी बनता है, ठीक है, जैसे यानी कि खाना खा लिया हमें एनर्जी मिल गया। बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, कल बताएंगे हम लोग कि खाना खाने के बाद कैसे हमारा क्या होती है? एनर्जी रिलीज होता है, कैसे हमको एनर्जी मिलती है, हम क्यों जल्दी थक जाते हैं। ठीक है,
और जब हम क्या करते हैं, जब कभी भी धुआं हुआ होता है तो ज़्यादा क्यों हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, ऑक्सीजन का रेट क्या होता है, कम होता है, ऑक्सीजन कम लेता है, ऐसा क्यों होता है, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चलिए आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में आज की क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद कल की क्लास से क्या करेंगे हम लोग, उस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे। तो क्या बोला है, गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। एक बताइए गुणसूत्र, एक चीज अब ध्यान दीजिए, जो गुणसूत्र होता है ना, क्या कहता है, जो भी हमारा गुण है, कौन सी है, गुण, ठीक है। तो जो भी हमारा गुण है, यानी कि जो भी हमारे अंदर, जैसे कि मान लो फोटो कॉपी कराया जाता है, दुकान पर जाते हैं ना फोटो कॉपी कराने, तो जो मान लीजिए पेज पर जो लिखा होता है विधिवत रूप में, वही क्या कहता है, नेक्स्ट कॉपी पर रहता है। फिर उसका कॉपी करते तो वही नेक्स्ट कॉपी पाते हैं, यानी कि जितने करेक्टर से उस पेज पर, वही करेक्टर क्या आता है, दूसरे पेज पर आता है। इसी तरह जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र क्या करता है, जो भी हमारा पेरेंट्स होता है, उस पेरेंट्स से, प्रोजेनी में, उस पेरेंट्स से, उस जनक से, संतति में, जो पेरेंट्स का गुण कैरेक्टर्स होता है, वो किस में हमारा दिखता है, संतति में या प्रोजोनी में दिखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। अगर बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र का खोज की अगर बात करते हैं, खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र का खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था, ठीक है, पुरकेंजे। गुणसूत्र का खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था। अगर हम वही बात करते हैं, गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है, गुणसूत्र किससे मिलके बना होता है, तो गुणसूत्र की अगर बात करते हैं हम, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्या बोला गया है, जो हमारा कौन सी होता है, गुणसूत्र होता है, कौन सी, गुणसूत्र। गुणसूत्र किस चीज से मिलकर बना होता है, हमारा डीएनए, कौन सी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का हमारा कौन सा बना होता है, गुणसूत्र बना होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये डीएनए क्या होता है, आप आज मतलब सॉरी, इस क्लास में हमें क्लियर नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद करके रखना है कि जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनता है, किससे मिलकर बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन में। जब अगले क्लासेस में आप आएंगे, हायर क्लासेस में, तो आप लोग को बताया जाएगा, डिटेल में डीएनए पढ़ाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, सारा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन हर क्लास का एक लिमिट होता है, ठीक है, ये अगले क्लासेस के लिए। तो बस इतना आप ध्यान रखिए, इस क्लास में रखिएगा कि जो गुणसूत्र होता है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। और गुणसूत्र का खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था, ठीक है। हमने बोला गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र मतलब कुछ नहीं होता है, जो फोटोकॉपी निकालते हैं तो जितना करेक्टर उस पर करेक्टर्स होता है, वही करेक्टर्स कितने चल जाता है, दूसरे जनरेशन में चल जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे जो पिता है, पिता से हमारे जो उनका गुण है वो हमारे अंदर है, हमारा गुण किसी और जनरेशन में जाएगा, उनका गुण और जनरेशन में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इनका हमारा, मान लीजिए कि पेरेंट्स, उनका हाइट इतना है, 6 इंच के हैं, 6 फुट के हैं, हम भी कितने फुट के, 6 फुट के हैं। वो उनका कलर वाइट है, हमारा भी कलर क्या है, वाइट है। उनका जो हेयर का कलर है ब्लैक है, हमारा भी ब्लैक है। इसी को गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो पेरेंट्स से हमें मिलता है, पेरेंट्स क्या होता है, मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम समझ में आएगा गुणसूत्र क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है। क्या होता है, कैरेक्टर्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि जो पिता का जो गुण होगा वो हमारे में आएगा, हमारा गुण क्या आ जाएगा, किसी और में जाएगा। यानी कि यही गुण क्या होता है, ट्रांसफर होते रहेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं गुणसूत्र की, गुणसूत्र, तो गुणसूत्र हर एक कोशिका में होता है। गुणसूत्र क्या होता है, हर एक कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो हर एक कोशिका में कितना होता है, 46 होता है। कितना होता है, 46। अगर वही पेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेयर की, तो कितना होता है, 23 होता है। अगर पूछा जाएगा गुणसूत्र जोड़ा में, पेयर में कितना होता है, 23 होता है। वही पूछा जाएगा गुणसूत्र कितना होता है, तो 46 होता है, 46। कितना होता है, 46 यानी कि 46 होता है। अगर वही पूछा जाएगा नहीं पेयर में, जोड़ी में बताइए, क्यों उसमें बताइए, जोड़ी में, तो जोड़ी में कितना होता है, 23 होता है। ये कहाँ पाया जाता है, हर एक कोशिका के अंदर होता है, हर एक कोशिका के अंदर। हर एक कोशिका के अंदर कौन चीज पाया जाता है, केंद्रक, जो अभी पढ़ाए उस केंद्रक में कौन चीज पाया जाता है, हमने बोला डीएनए आरएनए पाया जाता है ना, तो वहीं पर हमारा कौन सी होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो वही हर एक कोशिका में होता है। आपकी जितनी कोशिकाएं, मिलियन ट्रिलियन कोशिकाओं से हम मिलके बने, तो हर कोशिका में हमारा कौन सी पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा, ठीक है। तो वही गुणसूत्र की बोले तो 46 होता है। आप पेयर की बात करें तो कितना होता है,
3 होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर वही बात करते हैं, देखिए हल्का सा बेसिक से यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर कहोगे होगा ना, इसे लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको हल्का सा डिटेल में इसको बता देते हैं। ठीक, चलिए, अगर हमने बोला कौन चीज जो गुणसूत्र होता है कितना होता है पेयर में, कौन चीज पेयर में कितना होता है 23 होता है। अगर वही नंबर में बात करते हैं कितना आता है हमारा 46 होता है, कौन सा होता है गुणसूत्र होता है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं जो 23 होता है, ठीक है, देखिए अगर हमारा कौन सी, देखिए अगर हमारा मेल है, कौन सा है मेल, ये हमारा कौन सा है फीमेल है। ठीक है, ये हमारा कौन सा नर है, ये कौन सा हमारा मादा है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसमें से जो क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑटोसोम, यानी कि इसके गुणसूत्रों को, यानी गुण आएगा तो क्या बोलेंगे ऑटोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऑटोसोम, इसको बोलेंगे ओलोसोम। क्या बोलेंगे ओलोसोम, यानी कि जो इनका गुणसूत्र होगा, यानी कि जो मादा से गुण आएगा। मान लीजिए कोई संतति का निर्माण हो रहा है, कोई प्रोजनी का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है, तो जितना कैरेक्टर पिता से आता है उतना ही कैरेक्टर कैसे आता है माता से आता है। जो अगर माता से गुण आता है उसे बोलेंगे ओलोसोम, और इसका जो गुण आएगा उसे बोलेंगे ऑटोसोम। गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र देखिए गुणसूत्र क्या होता है, मान लीजिए एक नेक्स्ट जनरेशन में हमें भेजना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर माता से अगर पिता से आता है उससे बोलेंगे ओलोसोम, अगर माता से सॉरी ऑटोसोम, इसको बोलते थे क्या बोलेंगे ओलोसोम। गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ से भी एक 46 आएगा, पेयर में कितना आएगा 23 आएगा, यहाँ से भी 46 पेयर में क्या आएगा 23, यानी कि इनका एक कोशिका आएगा, इनका एक कोशिका आएगा। ठीक है, कितने कोशिकाएं आ जाएंगे 2 कोशिकाएं। ठीक है, और दोनों कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगी एक कोशिका, मिलके क्या बनाएंगी एक कोशिका। तो इनका गुण और इनका गुण, दोनों का गुण मिलके कौन में जाता है संतति में, यानी कि जिस नया संतति या संतान को उत्पत्ति होती है उसमें क्या होता है दोनों माता पिता का कैरेक्टर किस में जाता है उसमें जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो इनका जो कोशिका होगा उसमें क्या लिखेंगे 44 प्लस का 2, क्यों लिखेंगे उसको थोड़ा ध्यान, इसका भी क्या लिखेंगे 44 प्लस का 2, यानी कि इसके देखिए ये एक कोशिका देगा, ये एक कोशिका देगा, दोनों आपस में फ्यूज बनेगा, फ्यूज करेगा, यानी कि मिलेगा, मिलने के बाद एक नई संतति का निर्माण करेगा। आगे हाइयर क्लासेस और डिटेल में पढ़ा जाएगा, बस आपको ओवरव्यू बता रहे, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, मैं हल्का बस आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे एक कोशिका से मिला, यह भी हमारा किससे मिला एक कोशिका से मिलेगा। अगर यही पेयर की बात करते हैं 44 का आधा करेंगे तो कितना होगा 22, 22 प्लस का कितना हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा टोटल 23। अगर इसकी बात करते हैं यह भी कितना हो जाएगा हमारा 23 प्लस का कितना हो जाएगा एक। पेयर की बात करें, किसकी बात करें पेयर यानी कि जोड़ा की बात करें, तो ये हमारे पिता से आ गया, कहाँ से आ गया माता से आ गया, ये इनका गुण हो गया, ये क्या हो गया इनका गुण आ गया, दोनों गुण किस में जाएंगे बच्चे में जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या होता है बॉडी का निर्माण करता है, यह भी किसका सॉरी यहाँ पर भी 22 लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सी बॉडी का निर्माण करता है, ये किसका निर्माण करता है बॉडी, यानी कि हमारी शरीर की जो संरचनाएं हैं उसका निर्माण कौन सा होता है, ये 22 गुण दर्शाते हैं। कौन गुण दर्शाता है 22 गुण, जैसे कि हमारा स्किन का कलर ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, सांवला हो गया, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, हमारा मोटाई लंबाई चौड़ाई, सब क्या होते हैं 22 गुण दर्शाते हैं। कौन गुण दर्शाता है 22 गुण दर्शाता है। ठीक है, अगर वही अगर एक गुण की बात करें तो अगर मेल है कौन से मेल, इसमें एक जो एक होता है इसे सेक्स हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अरे गैमेट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं गैमेट। तो यहाँ पर देखिए इसका गैमेट क्या होता है एक्स और कौन सा होता है वाई होता है। आप फीमेल का हमारा जो एक गैमेट है कौन से एक्स और क्या होता है एक्स होता है, क्या होता है एक्स और एक्स। ये जो गुण है इनका एक और इनका है, ये डिसाइड करते हैं लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, तो ये डिसीजन के लिए होता है। ये हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर देखिए, जो मेल होता है या फीमेल या बॉय होता है या गर्ल होता है, उनका जो बॉडी का संरचना देखेंगे तो 9% का होता है आपका जो बॉडी का संरचना होते हैं, या 90% बोल सकते हैं, सबका होता है शरीर का आकृति संरचना सब क्या होती है समान होती है, कुछ ही क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गुण क्या होते हैं अधिकतम का होते हैं समानताएं होते हैं, कुछ ही का होते हैं डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो हमने बात की अगर यहाँ से हमारा देखिए, अगर यहाँ से हमारा एक्स निकलता है, यहाँ से कौन सी निकलता है एक्स, यक्स और ये कौन सा बनेगा यक्स, यहाँ से अगर मान लीजिए वाई निकला, यहाँ से कौन सी निकला यक्स, एक्स और का बनेगा वाई। तो जब एक्स और वाई बनेगा तो हमारा किसका निर्माण होता है बॉय का, और एक्स और एक्स सेम रहता है तो किसका बनता है हमारा गर्ल बनता है। क्या बनता है गर्ल बनती है, क्या बनती है गर्ल बनती है। तो यहाँ से समझ में आ गया, यानी कि मेल के पास जो गैमेट होता है कौन सा होता है एक्स वाई होता है, इसके पास गैमेट कितना होता है एक्स और एक्स होता है।
ठीक है। तो हमने बोला कि जो माता से गुड़ आएगा और जो पिता से गुड़ आएगा, ठीक है, दोनों गुड़ समान देंगे। क्या देंगे? दोनों गुड़ का देंगे समान, यानी कि अभी 46 देगा, यह भी 46 देगा। अब पेयर की बात करें तो यह भी 23 देगा, यह भी 23 देगा। और 22 इनका भी समान होगा, 22 दोनों लोग 22 देंगे। और एक डिसीजन लेगा कि गर्ल होगा कि बॉय होगा। जब एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा? बॉय होगा। और एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? गर्ल बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा कि जो कौन डिसाइड करता है कि जो भी हमारा जो संतति का निर्माण होने वाला है गर्ल होगा कि बॉय होगा? तो कौन डिसीजन लेता है? हमारा मेल लेता है। क्या लेता है? मेल। क्योंकि मेल की पास ही एक्स और वाई होता है। फीमेल के पास अगर एक्स देगी तो लड़की बनेगी, फिर एक्स देगी तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। लेकिन यहाँ से अगर एक्स निकलता है तो गर्ल बनेगा, वाई निकलता है तो क्या बनेगा? बॉय बनेगा। तो डिसीजन कौन लेता है? मेल लेता है। कौन लेता है? मेल। कि बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो सेक्स डिटरमाइन है, यानी कि जो सेक्स निर्धारण कौन करता है? तो मेल करता है। क्या करता है? मेल। क्योंकि उसके पास अलग क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई होता है। अब फीमेल के पास क्या होता है? सेम होता है, इसलिए डिसीजन नहीं ले सकते। वही अगर बर्ड की बात करें, चिड़िया की बात करते हैं, तो उसमें डिसीजन कौन लेता है? मादा लेती है। कौन लेती है? मादा की। जो बच्चा होगा लड़का होगा कि लड़की, कौन डिसीजन लेता है? मादा लेता है। लेकिन इसमें कौन लेता है? मेल लेता है। कौन लेता है? मेल। ये सब हमारे कौन से होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मैंने बता दिया आपको कि गुणसूत्र क्या होते हैं। जो कैरेक्टर्स हमारे होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने को क्या बोलते हैं? वही गुणसूत्र होता है। बेसिकली क्या होता है? गुणसूत्र होता है। अब हम मान लीजिए ये पिता है, ये कौन सी माता है, तो इनका जो एक कोशिका इधर से एक कोशिका इधर से आपस में मिलकर क्या करेगी? एक नई संतति का निर्माण करेगी। ये गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वही हमने बताने की आपको क्या की कोशिश की। आई होप आप लोग का आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा उसे देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है। चलिए कल की क्लास में लोग मिलते हैं, आज की क्लास में इतना रखते हैं। ठीक है। ओके।